प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का किया जारी। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअल कार्यक्रम में रहे मौजूद। प्रदेश ने कोविड-19 की टेस्टिंग में बनाया रिकॉर्ड। अब तक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के दिए निर्देश। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी योजना में कैश वाउचर स्कीम का किया ऐलान। वर्ष 2018 से 2021 के स्लैब के लिए योजना होगी लागू। बाजार में मांग को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदमों का ऐलान। और प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को घरौनी कार्ड दिए जा रहे हैं वितरित। महोबा और भदोही में ग्रामीणों ने मालिकाना हक मिलने पर प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से राजमाता विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। उनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया विशेष सिक्का जारी किया गया है। पीएम मोदी ने सिक्का जारी करने के साथ की स्मृतियों को भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे केवल वात्सल्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं बल्कि एक कुशल राजनेता और दूरदर्शी व्यक्तित्व की धनी भी थी। पीएम मोदी ने राजमाता का सपना साझा करते हुए कहा कि वे भारत को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध देखना चाहती थीं। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से आह्वान कर कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा करके देश की जनता राजमाता विजया राजे का सपना साकार करेगी। राजमाता जी केवल वात्सल्य मूर्ति ही नहीं थी, वो एक निर्णायक नेता थी और कुशल प्रशासक भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के इतने दशकों तक भारतीय राजनीति के हर अहम पड़ाव की वो साक्षी रही। आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से लेकर आपातकाल और राम मंदिर आंदोलन तक राजमाता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है। हम सभी जो उनसे जुड़े रहे हैं, जो उनके करीबी रहे हैं, वो उन्हें भली भांति जानते हैं, उनसे जुड़ी बातों को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि राजमाता की जीवन यात्रा को, उनके जीवन संदेश को देश की आज की पीढ़ी भी जाने, उनसे प्रेरणा ले, उनसे सीखे। इसलिए उनके बारे में, उनके अनुभवों के बारे में बार बार बात करना आवश्यक है। राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के के विमोचन में वर्चुअल माध्यम से आज राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत तमाम प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए के सिक्के का विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर स्तर पर सतर्कता और सावधानी बरतते हुए बचाव और उपचार के प्रभावी प्रबंध निरंतर जारी रखे जाएं। मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि L3 कोविड चिकित्सालयों में SGPGI से वर्चुअल ICU तथा L2 कोविड अस्पतालों में KGMU से वर्चुअल ICU का संचालन हो। इस व्यवस्था से दोनों चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सक मरीजों के उपचार के संबंध में उचित परामर्श दे सकेंगे।
कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रचार प्रसार के व्यापक अभियान द्वारा लोगों को निरंतर जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता तथा सैनिटाइजेशन के संबंध में वर्तमान में संचालित किए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रभावी कार्रवाई की जाए। सभी क्षेत्रों में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन के साथ एंटी लार्वा रसायन का छिड़काव किया जाए। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारियों को और राहत देते हुए सरकार ने इस स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के एवज में मिलने वाली नकद रकम का बाजार में सर्कुलेशन होगा और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई योजना का ऐलान किया। सबसे पहले उन्होंने यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारी की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। जब पैसा होगा तो वो उसे खर्च करेगा। इस खर्च का लाभ समाज के अन्य तमाम वर्ग और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। In the economy, by the central government and central government public sector undertakings, we estimate will be around 19,000 crores, and this is an approximation. And demand infusion, even if, let us say, just 50% of the states opt to give this facility, because even their state government employees do get LTC, for them if they give, we think that will bring in about 9,000 crores. Additional consumer demand generated as a result, we expect will be in the range of 28,000 crores. बरेली में कल देर शाम केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार 452 सालों से आयोजित होने वाली रामलीला का विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया। बरेली जिले की रामलीला सबसे ऐतिहासिक रामलीला है। वर्षों से चौधरी तालाब स्थित रामलीला का भव्य आयोजन होता चला आ रहा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते सांकेतिक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ये रामलीला 11 अक्टूबर से शुरू होकर 27 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। वहीं कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि उत्तर भारत की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से ये सबसे पुरानी रामलीला है। इस बार रामलीला का सांकेतिक मंचन हो रहा है, ये सराहनीय है। वहीं रामलीला कमेटी के आयोजक रामगोपाल मिश्रा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते और सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप मेला नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही इस बार भगवान श्री राम की बारात नहीं निकाली जाएगी। उत्तर भारत की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से ये रामलीला है। 452 वर्ष हो गए, 453वीं लीला हो रही है और हम धन्यवाद देंगे आयोजकों को, खासतौर से श्री राम गोपाल जी को। इस परिस्थितियों में भी जब कोरोना में सब काम बंद चल रहा है, इन्होंने ये हिम्मत की बीड़ा उठाया और भगवान श्री राम की रामलीला का आयोजन करने का एक सांकेतिक रूप में जो तरीका अपनाया है, तय किया। उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 452 साल से निरंतर ये रामलीला उत्तर भारत की बहुत प्राचीन रामलीला है, जैसा आदरणीय मंत्री जी ने बताया। और मैं आपको यहाँ पर ये कहना और ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि इस रामलीला का जो आज स्वरूप देख रहे हैं आप, भले ही कोरोना के कारण हम लोगों ने स्वरूप उसका छोटा कर दिया, लेकिन ये निरंतर जो आगे बढ़ी, इसमें हमारे आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 14-15 वर्षों तक निरंतर अध्यक्ष के रूप में इस रामलीला का बहुत अच्छा मंचन किया और रामलीला को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गोवर्धन और सदर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगले साल यमुना किनारे लगने वाले अर्धकुंभ की तैयारियां जल्द शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा रिवर फ्रंट का काम शुरू करने के साथ शहर और परिक्रमा मार्ग में सीसीटीवी लगाने की भी योजना है, ताकि श्रद्धालुओं के साथ होने वाली वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। तीर्थ नगरी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अर्धकुंभ की तैयारियां जल्द ही युद्ध स्तर पर शुरू होंगी, जिससे संतों को अर्धकुंभ के समय किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। ऊर्जा मंत्री ने खुद ई रिक्शा में बैठ परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया।
इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें व्याप्त समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सरकार का यही प्रयास है। अब देखिए, विकास कार्य तो चलते रहेंगे, लेकिन तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो उस तरह की हम लोग चिंता करेंगे। जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर काम बहुत जल्दी से तेज गति से चल रहा है और यहाँ जो हमारे विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि मंदिर खुलने से पूर्व जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ काम चल रहा है उसको बिल्कुल फिनिश किया जाए, जिससे कि यात्रियों को असुविधा ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं पर मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने भी लोगों से अपील की है कि कोरोना से उचित सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार-बार साबुन से हाथ धोते रहें। प्रधानमंत्री जी के इस जन आंदोलन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित तरीके से जो उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसके लिए हम सब लोगों को हाथ धोते रहना चाहिए, मास्क लगाते रहना चाहिए, लोगों से सोशल डिस्टेंस बना करके रखना है, दूरी बना करके रखना है, किसी के मोबाइल से ना बात करनी है, ना अपने मोबाइल से किसी को बात कराना है, किसी का सामान छूना नहीं है, ना अपने सामान को छूने देना। तो ये सारी चीज़ों को ले करके हमको ध्यान में रखना ताकि हम कोरोना से पूरी तरीके से लड़ सकें और कोरोना के लिए फिर दवाई की ज़रूरत हमारे देश में ना पड़े, इसके लिए हमें ढीला नहीं रहना है। इसको जन आंदोलन के रूप में करेंगे तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। समाचार अभी और भी है, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। अरे आशा बहन, बस देखे आइल बानी कि घर में कौनो बच्चा के बुखार ता नहीं के आवत। चुटकी के हल्का से बुखार आ रहल बा, मौसम बदलता ना। अरे फिर ताई के लेके तुरंत ब्लॉक या जिला के सरकारी अस्पताल जा। काहे? बुखार शुरू ही तो भइल बा। अरे नहीं दीदी, कौनो बुखार दिमागी बुखार हो सकेला। ई बच्चा के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बना सकेले और दिमागी बुखार जानलेवा हो सकेले। अरे बाप रे, हम छुटकी के अब्बे ही लेकर जाता नहीं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज हाथरस घटना की पीड़िता के शरीर का कथित तौर पर मनमाने तरीके से परिवार की मर्जी के बिना और रातों रात अंतिम संस्कार कराने के मुद्दे पर पीड़िता का परिवार पेश हुआ। जस्टिस पंकज मित्तल और राजन राय की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। इसके लिए भारी पुलिस सुरक्षा के बीच आज पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंचा। एसडीएम अंजलि गगवार, सीओ शैलेंद्र वाजपेयी, जनपद के डीएम प्रवीण लक्ष्यकार व एसपी भी पीड़ित परिवार के साथ लखनऊ पहुंचे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत महोबा जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट सभागार में भाजपा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, सदर विधायक राकेश गोस्वामी, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 54 लोगों को उनकी आबादी भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करने हेतु घरौनी कार्ड वितरित किए गए। ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिले की कुलपहाड़ तहसील के 10 ग्रामों को भी चयनित किया गया था।
इन गांव में ड्रोन सर्वेक्षण के उपरांत घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कराए गए, जिन्हें आज 1117 लाभार्थियों को संबंधित गांव में जाकर लेखपालों द्वारा घर घर वितरित किया गया। कार्यक्रम में डीएम ने लोगों को स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घरौनी कार्ड मालिकाना हक मिलने के कारण अब लोग आसानी से अपनी आबादी भूमि पर ऋण व अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये एक स्वामित्व योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई। ये सबसे अच्छी योजना है। पहले मान लो शहरों में होती थी, रजिस्ट्रियाँ वगैरह होती थी, देहातों में इसी प्रकार से मान लो मकान एक दूसरे को दे दिया जाता था बिना रजिस्ट्री के। लेकिन अब कोई अगर कब्जा करता है उसको छुड़ाने में भी दिक्कत होती थी। अब स्वामित्व में ये है कि हमको हमारा मकान मिल गया है, इससे हमको लोन भी मिल जाएगा। सबसे अच्छी योजना है ये। हम योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारा जो स्वामित्व प्रमाण पत्र हमको मिला है, इससे जो हम अपने स्वयं के मालिक हो चुके हैं अपने मकान के, से हमको लोन भी मिलेगा। हम अपने बच्चों के बारे में भी सोच सकते हैं, इसके बारे में हम भी अपने आगे कारोबार बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है वो आबादी क्षेत्र में, गांव के आबादी क्षेत्र में जितने घर होते हैं उनके घरौनी देने की जो है वो आज शुरुआत की गई है। जैसे पहले खेतों के लिए खतौनी होता था, अब घरों के लिए घरौनी दिया जाएगा। अब जिस किसी के पास भी घर है उसके पास भी एक प्रॉपर्टी की कागज़ होगा जो कि हमारे राजस्व विभाग के द्वारा दिया जाएगा, और वो इस प्रकार के जो भूमि विवाद जो आबादी क्षेत्र से जुड़े रहते थे उसको पूरी तरीके से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। और इस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोगों को लोन भी बैंक से आसानी से मिल पाएगा। जो गाँव की जो विकास की कार्य योजना बनती है वो भी बहुत बेहतर तरीके से बन पाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां लोगों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिलाने के लिए रविवार को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए, तो वहीं भदोही जिले में कुल 8 स्थानों पर जिलाधिकारी, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। प्रॉपर्टी कार्ड पाकर ग्रामीण बेहद खुश रहे। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार की इस योजना को मील का पत्थर बताया है। लोगों का कहना है कि इससे अब लोगों को उनके संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ा प्रॉपर्टी कार्ड उनके पास होगा, जिससे उन्हें कई योजनाओं का लाभ लेने में काफी आसानी होगी। उदयपुर में हमने 15 व्यक्तियों को घरौनी यानी प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है। इससे जो गांव में आबादी को लेकर के बहुत सारे विवाद होते हैं वो विवाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो आबादी थी, आबादी में किसी का नाम नहीं होता था, सार्वजनिक होती थी, इसलिए आए दिन विवाद होता रहता था। इसके अलावा प्रॉपर्टी कार्ड होने से कोई बिजनेस करना चाहे, दुकान खोलना चाहे या किसी प्रकार का लोन लेना चाहे तो ये एक तरह से उसका ये हैसियत प्रमाण पत्र भी है, इसी के आधार पर वो लोन भी ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के सभागार में कल महिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को पुरस्कार व पिंक कार्ड वितरण का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने किया। इस अवसर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले की टॉप 20 छात्राओं के साथ ही विभिन्न खेलों में प्रदेश स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमेशा महिलाओं के प्रति चिंतित हैं। छात्राओं के सम्मान के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं, इनका आप लोग लाभ लें। हमारी बेटियां पढ़ लिख कर आगे विभिन्न पदों पर कार्य करें। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। ये आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसके अंतर्गत हम लोग को यहाँ सम्मानित किए गए हैं और हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हमें पुरस्कार प्राप्त किया है। बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है। Here I am today
today for the prize distribution. Our Prime Minister in 2015 started a program Beti Bachao Beti Padhao for all the girls child and for their educations. I am very happy to get this prize. I am here only because of my mother, my father, my teachers, and I am very glad to be the part of this program, and I am very thankful to our Prime Minister. जो प्रधानमंत्री जी की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंतर्गत आज हमें यहाँ सम्मानित किया गया है और जनपद में हमें द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए ये पुरस्कार मिला है और आज हम बहुत खुश हैं। हमें ये पुरस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना बढ़ाने के लिए और हमें जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मिला है और इससे हम बहुत गर्वान्वित हैं। मेरे 2 बेटियां हैं और वो एक M.Com कर चुकी है, उसकी शादी कर दी है, और एक MSc कर रही है। मुझे ये कार्ड मिला है, अगर उनको पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं भी कोई भी लाभ की ज़रूरत हो तो इसको दिखा के ले सकते हैं। बच्चियों के कल्याणार्थ एक अनूठी स्कीम लॉन्च की है पिंक कार्ड के नाम से, जिसको हम लोगों ने पूरे जनपद में ऐसे परिवार चिन्हित किए हैं जिनके सिर्फ बच्चियां हैं परिवार में। ऐसी बच्चियों के परिवार को हम लोग एक पिंक कार्ड देते हैं और उसमें ये सुनिश्चित करते हैं कि इस पिंक कार्ड के माध्यम से उनको सभी शासकीय जो योजनाएं हैं उनका प्राथमिकता पर लाभ मिले। साथ ही साथ बच्चियों की पढ़ाई, उनकी फीस हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी, सरकारी में तो पूर्व से ही माफ़ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको उनकी फ़ीस माफ़ हो। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी क्षेत्र में जिसमें भी, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में बच्चियों ने जहाँ पे भी बहुत अच्छे मार्क्स पाए हैं उन सब बच्चियों को आज हम यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से जिसको कहते हैं नारी सशक्तिकरण कहते हैं वो ज़रूर होता है और बच्चियों के अंदर एक उत्साह का सृजन हुआ है और वो अपने पढ़ाई में और अपने जो भी खेल कूद या अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस सब में बहुत उत्साह से भाग ले सकें। शारदीय नवरात्रि महोत्सव में मां की झांकियां सजाने व पंडाल लगाने की शासन से मंजूरी मिलने के बाद मूर्तिकारों के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है, क्योंकि अब दुर्गा प्रतिमाओं के जरिए साल भर की कमाई करने वाले मूर्तिकारों के कारोबार में नुकसान नहीं होगा। इस साल सभी स्थानों पर मिट्टी व घास से ही माता की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। माता पंडाल लगाने की अनुमति मिलने से जहां माता के भक्त प्रसन्न हैं, वहीं मूर्तिकारों में भी प्रसन्नता है। गणेश महोत्सव के दौरान अनुमति नहीं मिलने से वे अपना कारोबार नहीं कर पाए थे, लेकिन अब नवरात्रि में मूर्तिकार आर्थिक संकट से उबर कर आय के प्रमुख स्रोत को भुना सकेंगे। साथ ही मूर्ति कला में लगे कामगारों को रोजगार भी मिल गया है। यहाँ पे मूर्ति बनाते हैं और हमारा खाने कमाने रहने का जो भी है धंधा तो यही है हमारा, और इसी में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है क्योंकि नवरात्रि 5-6 दिन के अंतर्गत आने वाली है। और क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अलीपुर गांव में बना रहे हैं मूर्तियाँ और 7-8 दिन के अंदर अंदर वो हमें फिनिश करके भक्तों को देना है, और इसीलिए बहुत तेज़ी से हम लोग काम बढ़ाए हुए हैं। और जो ये मूर्तियाँ है, ये जो छोटी वाली दिख रही है, इसमें कम से कम